मेरा ख्याल है दुनिया में किसी नेता के लिए इस स्तर का इतना प्रभावशाली, इतना समर्थ और इतना बड़ा राजनीतिक कैंपेन जो मीडिया और सोशल मीडिया पर रेगुलर हमारे देश में चल रहा है, कोई मिसाल नहीं मिलती। उसकी एक वजह तो यह है कि जैसे सोशल मीडिया है वो जितना बड़ा अब है उनके कार्यकाल के समय और उनके कार्यकाल के पूर्वार्ध में थोड़े समय ही आप कह सकते हैं, वो पहले कभी नहीं था। ये एक बहुत बड़ी मतलब मानवीय इतिहास में एक बहुत बड़ी परिघटना है और इसका जो अधिकतम इस्तेमाल है वो उनके पक्ष में हो रहा है। मीडिया जैसा आज है ऐसा भी मीडिया भारत में आज़ादी के बाद के पूरे 70-75 सालों में कभी नहीं था। जो मीडिया एक पूरे अपने एक कंपोजिट प्रोग्राम के तहत, पूरे कंपोज्ड उसका प्रोग्राम है जिसमें वो उनकी छवि बनाए रखने, उनकी छवि को धूमिल कर सकने वाली घटनाओं की रिपोर्ट न करने, रिपोर्ट करने तो उसकी आलोचना करने, उनके मामले में कोई आंदोलन हो रहा हो, कोई सवाल हो रहा हो, कोई विपक्षी दल का नेता कुछ पूछ रहा हो तो उसकी लानत मलानत करने, उसके खिलाफ कैंपेन चलाने, उसको डिस्क्रेडिट करने। मतलब मीडिया इस समय कंपोजिट पैकेज में उनके लिए काम कर रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और उन सारी चीज़ों को एक साथ मीडिया लगभग 95% मीडिया अंजाम दे रहा है। उसमें जो सबसे प्रभावशाली है वो है टेलीविज़न, जो आज मीडिया का नायक है। वो एकदम उनके चरणों में सिर्फ बिछा नहीं है, वो उनके विरुद्ध तो कुछ कभी दिखाता ही नहीं है। उनके विरोधियों के विरुद्ध वो अभियान चलाता है और जो भी चीज़ उनकी पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को नुकसान कर सकती है उसके विरुद्ध वो अभियान चलाता है। तो ऐसा पहले कभी नहीं था। मतलब ये जो मुख्यधारा की मीडिया है वो एकदम उनके प्रोपेगेंडा का टूल हो गया। नहीं, पूरा एक कंपोजिट पैकेज दे रहा है उनको, सर्विस दे रहा है, सर्विस दे रहा है। जी, वो टूल क्या, उनका सर्विस प्रोवाइडर है वो। जी। और वो जनता को मूर्ख बना रहा है, जनता को फेक न्यूज से कवर कर रहा है, जनता में झूठ के परसेप्शन की पूरी सीरीज खड़ी किए हुए है। तो ऐसा किसी और नेता के पक्ष में हमारे देश में इसके पहले इस परिमाण में इस तो कहना गलत होगा, इसके आधा या चौथाई भी नहीं कभी किसी के लिए हुआ है। तो जब इतना बड़ा सब उनके लिए हो रहा है और जिसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है जिसका तखमीना लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे मंत्रालय, सारे राज्यों की सरकारें जो बीजेपी से संबंध है, बीजेपी दल आज की तारीख में जिस तरह का दल है, जितनी उसकी सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य और दूसरी सामर्थ्य, वैसी सामर्थ्य कभी बहुत बड़े दौर में भी कांग्रेस पार्टी की नहीं रही। तब जब राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी तब भी कांग्रेस का आकार इतना बड़ा नहीं था जैसा 303 सीटें पाने के बाद दूसरी बार मोदी जी की पार्टी बीजेपी का आकार है। उसने एक ही कार्यकाल में 300 से ज़्यादा शहरों में अपने नए दफ्तर जमीन लेके बनाए और करीब 700 शहरों में वो बन रहे हैं देश में। और ये सारे नए आधुनिक तकनीक और कम्युनिकेशन के साधनों से लैस है। वहाँ चाय पानी वगैरह का बजट है जो केंद्र से आता है, यानी बीजेपी के अपने पूल से आता है और सबको वहाँ ये सर्विस मिलती है। जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वहाँ तनख्वाह मिलती है। जो ट्रोल करने वाले लोग हैं देश भर में, उनकी सबसे बड़ी तादाद हायर की हुई है जो उनके पक्ष में ऐसे लोगों को जो मीडिया में, कला क्षेत्र में, सिनेमा में, साहित्य में, एनजीओ के रूप में या राजनीतिक दल के रूप में उनकी आलोचना करते हों, उनको वो निशाना बनाती है, उनको डराती है, उनको गालियां देती है। इस तरह के जो संगठित कैंपेन के लिए इतनी बड़ी मशीन है, ये इसके पहले थी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ही नहीं था पहले तो। और जब वो आया और जब उसके टूल विकसित हुए तो उस कार्यकाल में उसका आने से पहले भी मोदी जी के पक्ष में प्रयोग हुआ और आने के बाद तो उनके पक्ष में प्रयोग हो ही रहा है। अभी आपने ट्रोलों की बात की और हम लोग टोल पे आ गए जो है। ट्रोल और टोल जो है इस समय जो है, देखिए हम लोग वहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हम लोगों ने एक टोल पार किया। तो सर ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि मतलब क्या माने कि हिटलर ने और उसके जो गोएबल्स जो उसके सहायक थे जिन्होंने पूरा झूठ को सच बनाने की कोशिश की और इतिहास में हम लोग पाते हैं कि कैसे एक शासन सत्ता जो है
तो कहीं आपको अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी वही हिटलर गोएबल्स वाली लगती है? मतलब ऐसे कोई साफ साफ तुलना कर सकते हैं क्या? मैं ये कहूंगा कि उनके पास भले ही जर्मनी उस समय एक बहुत ही तकनीकी रूप से दुनिया में सबसे आगे वाला देश था, लेकिन उस टीम के पास भी वो संसाधन नहीं थे जो संसाधन आज की तारीख में हमारे मोदी जी के पास है। उससे तुलनात्मक रूप में बहुत ज्यादा सामर्थ्य वाले। आईटी सेल ही अगर बात कहते हैं कि आईटी सेल एक झूठ का वीडियो जो है पर डे बीजेपी का जो है कितने लोगों तक पहुंच जाता है सर? 40 करोड़ लोगों को तो कहा जाता है कि व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है पर डे। मतलब एक नया नैरेटिव झूठ का या कोई नैरेटिव, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है तो किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने वाले सैकड़ों वीडियोस, ऑडियोज और इस्लाम इस देश पे कब्जा कर लेगा, इस टाइप के वीडियो। इस्लाम पर तो परंपरागत हरदम काम होता रहता है, क्योंकि ये सरकार इस्लाम का विरोध करने पर इसने अपने को केंद्रित कर रखा है और उससे वो बहुमत आबादी का समर्थन और मत प्राप्त करती है। तो वो तो रेगुलर उनके प्रचार में रेगुलर है कि दुनिया में इस्लाम से संबंधित कोई नकारात्मक खबर हो, सही या गलत, उसको रोज क्रिएट करना और उसको तुरंत ही इतने सारे लोगों तक पहुंचाना, उसमें से बहुत सी चीज़ों को छांट के खबर बनवाना, फिर इन टेलीविज़न चैनलों को डायरेक्शन देना कि वो आज इस विषय पर बहस करें, इस विषय पर कैंपेन चलाएं, इस पर खबर करें। इसीलिए आप बार बार देखते हैं कि शाम को डिबेट जब होती है टेलीविज़न चैनलों में तो बारंबार सारे चैनलों पर एक ही जैसी या एक ही विषय पर होती रहती है, एक आध को छोड़ के अपवाद। तो उसकी वजह है कि उनको सबको निर्देश आते हैं कि आज आपको इस मामले पर बहस करनी है, ये ब्रीफ है, ये कंटेंट आप ले सकते हैं। ये काम रेगुलर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। देखिए, जब हम लोग मीडिया में आए थे तो मुझे अमर उजाला में उस समय डंगवाल साहब थे, आप जानते ही हैं, वीरेन डंगवाल साहब। तो वीरेन डंगवाल साहब एक जो साहित्य और आप एडिटोरियल पेज कह लीजिए, उसकी कंटेंट वो क्रिएट कराते थे अमर उजाला में। तो वो बहुत सारा साहित्य और दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो मैं उनके लिए कुछ एशियाई देशों में, खासकर चीन वगैरह के साहित्य में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भारतीय जनमानस जिससे अपरिचित है, उनमें से कुछ चीज़ों के अनुवाद वगैरह जो मुझे अंग्रेजी में मिलती थी, मैं अंग्रेजी के हिंदी अनुवाद करके कई कविताएं, कुछ छोटी कहानियां वहानियां और चीज़ें उनको भेजता था, क्योंकि मैं उस समय फ्रीलांस करके पत्रकारिता में दाखिल होना चाहता था। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते मैं अपना राजनीतिक काम जो मुझे पसंद था नहीं कर सकने की स्थिति में था। तो मैं एक तरह से रोजगार ढूंढ रहा था और अमर उजाला से मेरा संपर्क हुआ, फिर मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। मैंने सब एडिटरी की। तो उस ज़माने में जो हमारे सीनियर्स थे उन सब का ये कुछ बेसिक्स जो थे वो पार्टीजन नहीं थे, वो सारे बेसिक जो थे टेक्निकल थे कि आपको दोनों का वर्जन लेना चाहिए, आप जिसके खिलाफ खबर कर रहे हैं, आपको उस तथ्य की पड़ताल करनी चाहिए। ये सब बुनियादी बातें उस ज़माने में प्रिंट मीडिया ही था। जो भी सीनियर्स होते थे, ये कोई भी आता था पत्रकारिता में तो उसको ये सिखाता था। लेकिन आज जो स्थिति है, टेलीविज़न जब से आया, हालांकि प्रिंट में भी बहुत सारे अपराध में उनको कहूँगा, क्योंकि वो ये सब जो मतलब जो तर्क है, जो तकनीकी तर्क है कि ये होना चाहिए, उनको तोड़ के बहुत सारे अपराध किए गए हैं प्रिंट में भी। लेकिन वो वही मैंने कहा कि परिमाण में वो बहुत छोटे हैं, उनका कोई असर नहीं है। लेकिन टेलीविज़न जब से आया और इसकी पत्रकारिता ने, एक तो इसमें दौड़ थी, प्रतिस्पर्धा थी, स्पीड थी, क्योंकि ये तो हर समय चाक्षुष माध्यम है, तुरंत पल पल बदलता है। अखबार तो सुबह आता था, कुछ साप्ताहिक होते थे, कुछ पाक्षिक होते थे, कुछ मासिक होते थे, तो उसमें एक समय का बड़ा अंतराल था। ये टेलीविज़न ने, इस तकनीक ने उस समय को खा लिया। अब समय का सवाल नहीं, तुरंत है, पल में कौन पहले। बहुत से एक चैनल का नारा है सबसे पहले। तो ये जो सबसे पहले वाली बात है, और इसको आप तकनीक के जरिए एक पल में सबसे पहले या दूसरे हो सकते हैं, उसने इन नियमों को धराशायी किया। और उसी में ये रास्ते भी निकले, जो रास्ते अब यहाँ पहुँच गए हैं, जिसकी आप और हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा मीडिया है, ये इसने आदमखोर की शक्ल ले ली है। ये एक कंपोजिट पैकेज में किसी की हत्या कर सकता है। आप देख ही रहे हैं कि आज इस दौर में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो एक अभिनेता की आत्महत्या का मामला हो, उसमें आप देखिए कि कुछ परिवारों को
जो उसमें पता नहीं वो क्रिमिनल थे कि विक्टिम थे, अभी तक जांच का कोई नतीजा नहीं आया, लेकिन टेलीविजन चैनलों ने तो उस नतीजे पर सजाएं दे दी एक तरह से। तो ये सब जो काम इस लेवल पर हुआ और उसका जो असर है कि करोड़ों लोग उस सब को सही मानते हैं, जैसे वो अखबारों को भी सही मानते थे। लोग अखबारों में कुछ छप जाता था तो कहते थे अरे अखबार में छपा है उस जमाने में। तो अखबार में अगर छोटी मोटी बदमाशी की जाती थी तो उसका भी नेगेटिव असर था, लेकिन ये तो बहुत बड़े स्तर पर कर सकते हैं, क्योंकि आप हर ड्राइंग रूम में और अब तो हर फोन में इनको आप विजुअली देखते हैं। और अगर आप में इसकी आलोचनात्मक सामर्थ्य विकसित नहीं हुई है, जो बहुत आसान नहीं है, जो बहुत अच्छे सभ्य पढ़े लिखे समाज है, बहुत विकसित समाज है, उसमें भी कहा जाता है 13-14% होती है, वहां भी करीब 86-87% आबादी को गलिबल माना जाता है। अंग्रेजी में वर्ड है गलिबल, यानी जिसे मूर्ख बनाया जा सकता है, झूठ पहुंचाए, मतलब झूठ, जैसे झूठ या सच उसको बेचा जा सकता है और वो उसमें फंसती है। ये सभ्य देशों का आंकड़ा है। हमारे देश में तो आप इसको 98-99% मानिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो पढ़ने लिखने के बावजूद बहुत सारे सामाजिक कारणों से और दूसरे कारणों से लोग गलिबल हैं। तो ऐसे समाज में अगर ये ताकत जो मीडिया की है और सोशल मीडिया की है, अगर इस पर कोई ग्रुप कब्जा कर सके और कर ले और उसके पास ये सामर्थ्य बनी रहे कि उस कब्जे को बरकरार रख सकता है, तो इस विनाश को इसका हम आप आकलन ही नहीं कर सकते कि ये कितना विनाश हमारा कर रहा है, कितना कर चुका है और कितना करेगा।